जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। जब से यह सरकार आई है, हिंदुओं की हितैषी सरकार, तब से देश के तमाम विश्वविद्यालयों में हमले हो रहे हैं बुद्धिजीवियों के ऊपर। और देश में जो तमाम लोग हैं जो मानवाधिकार के लिए काम करते हैं, जो वंचित तबके के मुद्दे उठाते हैं और जो शोषित तबके से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उन पे तरह तरह के आरोप लगाकर उनको या तो सलाखों के पीछे डालने की कोशिश की जा रही है, या फिर उनको किसी न किसी रूप में जेलों में बंद किया जा रहा है। तमाम उदाहरण भरे पड़े। ताजा मामला लखनऊ से हमारे सामने आया है, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन जी पर एबीवीपी के जो सदस्य हैं, एबीवीपी मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसे बगल बच्चा कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, उसके सदस्यों द्वारा मारपीट करने की घटना सामने आई है। और रविकांत जी हमारे सामने हैं। पूरा मामला क्या है हम उन्हीं से जानेंगे। सर, 9 तारीख की 10 मई की घटना है ये, संभवतः जी, 10 मई की घटना है ये। जी, 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 जी। जी। हाँ, सबसे पहले तो आपका अ, स्वागत है, आपने वक़्त निकाला हमारे लिए। क्या मामला है ये? इसके बारे में आप बताएँ, क्या हुआ था? किस वजह से विवाद है कि आपका विरोध हुआ या फिर आपको घेर के मारने की कोशिश की गई, जो आपका आरोप है? दरअसल मैं एक डिबेट में था जी। सत्य हिंदी की। हुँ, और हुँ। उसमें मुद्दा था ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर के चर्चा थी। हुँ, तो हुँ। उसी में मैंने औरंगज़ेब के द्वारा हुँ, हुँ। वहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने और मस्जिद के बनाए जाने की जो कहानी हुँ, हुँ। इतिहासकार और कांग्रेस के बड़े लीडर पट्टाभी सीतारमैया ने अपनी किताब फेदर्स एंड स्टोन्स में दर्ज की है। हुँ, हुँ। और उसी को मैंने वहाँ पे रखा था। हुँ। इस कहानी को कमलेश्वर ने अपने बहुचर्चित उपन्यास कितने पाकिस्तान में भी उसको दर्ज ज़िक्र किया किया है। है। हुँ। और ये उपन्यास हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में भी जी, है। लागू है। हुँ। और उस कहानी को जो मैंने कहा और कहानी कह कर के ही कहा, ये भी हुँ। मैंने कहा कि इसमें कितना फैक्ट है मैं नहीं जानता और मैं कोई दावा नहीं करता। हुँ। मेरे पास इस तरह का कोई प्रमाण नहीं जी। है। और ये सब कहते हुए मैंने अपनी उस घटना को ज़िक्र किया था। हुँ। लेकिन हुआ ये हुँ। कि जहाँ मैं रेफ़रेंस दे रहा हूँ, हुँ, हुँ। किताब को कोट कर रहा हूँ, वो हिस्सा काट करके आगे के हुँ, हिस्से को हुँ। चला करके मेरे खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित होकर के बिल्कुल मतलब हिंसा प्रेरित होकर के हुँ, हुँ। जो दुष्प्रचार किया गया और सबक हुँ। सिखाना, वो जो ट्विटर पर आपको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जी। जो हैं वो सब मौजूद हैं। हुँ, और हुँ। ये मेरे पास एक फ़ोन भी आया जिसने मेरे हुँ, खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है अमन दुबे। और हुँ। उसने मुझे रात में ही सबक सिखाने के लिए फ़ोन किया था। हुँ, हुँ। मैं दूसरे दिन अपनी कक्षाएँ लेने के लिए गया। पहली हुँ, कक्षा के बाद वहाँ पे हंगामा बढ़ गया था। मुझे जानकारी मिली कि हुँ। जो एबीवीपी के लोग हैं वो आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हुँ। तो इसी बीच में मैंने एक वीडियो जारी करके अपने हुँ। प्रोक्टर साहब को, हालाँकि मैंने उसके पहले भी उन्हें बता दिया था। जी। मैंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया था कि ये एक बौद्धिक बहस का हिस्सा है हुँ, और हुँ। उसमें मैंने ये बात रखी थी जिसे काट करके चलाया गया है। हुँ। फिर मैं अपनी दूसरी क्लास खत्म करके 12:05 पे अपने विभाग की तरफ गया तो वहाँ पे पूरा हंगामा चल रहा था। ओके। जैसे ही मैं पहुँचा हूँ, वो हुँ। भीड़ दौड़ करके मेरी तरफ आती है। हुँ। अ, अच्छा ये था कि वहाँ प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग थे, हुँ। पुलिस प्रशासन मौजूद था हुँ। और मेरे साथ कुछ बच्चे थे जो क्लास खत्म करके हमारे साथ आ रहे थे। जी। तो मुझे तत्काल कहा गया कि यहाँ से आप इधर मत जाइए, आप प्रोक्टर ऑफ़िस की तरफ चले जाइए, तो मैं हुँ। उधर चला गया। हुँ। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पहुँच गए और हुँ। वहाँ उन्होंने गोली मारो सालों को, हालाँकि नारे वो पहले भी हुँ। दे रहे थे, देश के हुँ। गद्दारों को जूते मारो, हुँ। ये सब हो रहा था। हुँ। अब आगे जब मैं वहाँ अंदर था प्रोक्टर ऑफ़िस में, तब तो वो मॉब जी। बहुत ज़्यादा आक्रामक हो चुका था। तो हुँ। लोगों ने दबाव मुझ पर बनाया कि आप स्पष्टीकरण दे दीजिए हुँ। और माफ़ी माँग लीजिए। तो मैंने कहा हुँ। कि अब मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं आ रहा हूँ अपना स्पष्टीकरण देने के लिए। मैंने बात रखी हुँ। और मैंने विद्यार्थियों से, हुँ। हालाँकि उसमें विद्यार्थियों के साथ-साथ बहुत सारे बाहरी तत्व भी थे जिन्हें बंदे मैं भी थे। शक्ल से पहचान हुँ। सकता हूँ। जी। मैंने निकल कर के बात की, मैंने उनको समझाया पहले तो कि
आप पूरा वीडियो देखिए, आपकी गलतफ़हमी दूर हो जाएगी। हुँ, दूसरा ये कि मैंने कहा अच्छा लगता है विश्वविद्यालय के कैंपस में हम लोग संवाद करते। मैं हुँ, आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप संवाद करें और हुँ, अगर मुझे अपने तर्कों से पराजित करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि हुँ। एक अध्यापक के लिए इससे ज़्यादा बिल्कुल, बिल्कुल। क्षति हो अध्यापक या सकती है। फिर विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए भी विचार का बिल्कुल, केंद्र बिल्कुल। होता है। तो मैं बावजूद इसके मैंने कहा कि फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। हुँ, यहाँ से मामला फिर ये हुआ कि चलिए ठीक है, लेकिन फिर कुछ जिन लोगों को शायद वो सोच कर के आए थे कि मुझे हुँ, क्या कर रहा है। हुँ, उन्होंने फिर वो दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया जहाँ हुँ, पे मुझे अंदर भेजा गया था। तो हुँ, उस समय मुझे इतना डर लगा कि मैंने फ़ेसबुक पर लिखा कि शायद मेरी लिंचिंग कर दी जाएगी। फिर हुँ, लोग आए उसको शांत-वांत करके फिर उन्होंने कहा कि आप जा कर के माफ़ी माँग लीजिए। हुँ, मैंने ये हालत मेरी बना दी गई थी। फिर मैं निकला, फिर मैंने बाबा साहब का मैं तो उस समुदाय से आता हूँ, वो सारी बातें मैंने रखते हुए मैंने कहा अगर हुँ, आप ये चाहते हैं कि मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबा देंगे, हुँ, तो इसका क्या मतलब है? हुँ, तो वहाँ से फिर चीज़ें कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, शांत हो गया मामला। हुँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस पर राज़ी थे, उन्हें जो करना था सो करना था। हुँ, फिर हुँ, उनको एक बहाना मिल गया कि आपने फ़ेसबुक पर जो लिखा है, तो वो जिस अंदाज़ में उन्होंने बातें की हैं वहाँ हुँ, हुँ, पूरा और जब वो दरवाज़ा पीट रहे थे, हुँ, मेरे पास वो नहीं है मौजूद प्रमाण। उस जी, समय वो जातिगत गालियाँ दे रहे थे बाकायदा हुँ, कि ये अब मुझे तो अपमानजनक लगता है उन शब्दों जी, का इस्तेमाल करना भी, हुँ, जहाँ हुँ, मुझे दर्ज करना मैं करूँगा। हुँ, तो ये घटनाक्रम था, फिर मुझे कहा गया कि ठीक है मामला खत्म हो गया है, आप घर जाइए। जी, लेकिन शाम को मुझे जानकारी मिलती है कि साहब मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हुँ, हुँ, ये स्थिति है। हुँ। हाँ, तो सर जिन लोग आपका कहना है कि हिस्से को काट के चलाया गया, विवादित हिस्से को दिखाया गया, पूरा वीडियो नहीं दिखाया गया, तो किन लोगों ने किया ये? पहली बार कहाँ से ये वीडियो सामने आया? आपको कोई जानकारी है इस बारे में? मुझे तो कुछ विद्यार्थियों ने भेजा था अच्छा। कि आपके खिलाफ ये चल रहा है कि आप ट्विटर आप देखिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने देखा तो मुझे वो जानकारी मिली। फिर हुँ, मैंने अपनी तरफ से पूरा हुँ, वीडियो डाला, उसी हुँ, समय, उसी रात को और ओके। मैंने कहा अपील की कि आप लोग इसको पूरा देख लीजिए तो आपकी गलतफ़हमी दूर हो जाएगी। हुँ, लेकिन उनको जो करना था सो उन्होंने किया। मतलब हाँ, एक सबक मैंने सिखाना था जिस तरीके का माहौल एक देश भर के बिल्कुल। विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है। अच्छा सर, ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात कर रहे हैं, कौन-सा हिस्सा था जिसको लेके विवाद है? आपने कहा क्या था और क्या दिखाया गया? दरअसल ये जो कहानी है, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, ये जो कहानी है, जिसे पट्टाभी सिद्धारमैया ने लिखा, जिसे कमलेश्वर ने भी दर्ज किया अपने उपन्यास में। कहानी जी। ये है कि 1665-66 के आसपास काशी से जब गुज़र रहा है औरंगज़ेब, तो हुँ, वो उसके साथ पूरा लाव-लश्कर है, तमाम राजा-रानियाँ ये सब हैं। हुँ, तो जो हिंदू राजा-रानियाँ थे, उन्होंने कहा कि हुँ, भई काशी से हम लोग गुज़र रहे हैं, अच्छा हो कि हम यहाँ पड़ाव डालें और हुँ, गंगा जी का स्नान करें, मंदिर का दर्शन करें। तो हुँ, पड़ाव डाला गया। सब लोगों ने दूसरे दिन सुबह गंगा में स्नान किया, मंदिर का दर्शन किया हुँ, और उसमें एक हिस्सा आता है कि कच्छ की एक रानी है जो हुँ, नहीं पहुँची शिविर में। तो जब हुँ, उसको तलाश किया गया, तो वो हुँ, मंदिर के तलघर में अस्त-व्यस्त हालत में मिलती है। हुँ, ये जान करके औरंगज़ेब को गुस्सा आता है और हुँ। वो ये कहता है कि जहाँ इस तरह की अभद्रता है या इस तरह का वो शब्द मैं नहीं अभी इस्तेमाल हाँ, करना चाहता। दुराचार दुराचार जी, हुआ स्त्री इस के तरह का साथ। जो दुराचार अगर करने वाले यहाँ लोग हैं, तो फिर ऐसी जगह पर मंदिर नहीं होना चाहिए। हुँ, तो मंदिर उसको तोड़ा जाता है, लेकिन फिर वही रानी कहती है कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है, आप मंदिर बना दीजिए। हुँ, तो औरंगज़ेब कहता है कि नहीं मंदिर तो चूँकि टूट गया है, नहीं बन सकता, मैं इसकी जगह पर मस्जिद बनवा देता हूँ। हुँ, ये कहानी थी हुँ, और बार-बार मैंने कहा कि ये कहानी है। हुँ, हुँ। फिर जो जो और आपको इस भी जो आपको भी किताबों में पढ़ते ही पता चला, जो पहले के लोगों ने बिल्कुल, लिखा। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। हुँ, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, हुँ, अशोक जी, कि जी। मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। हुँ, अगर ऐसे भावनाएँ आहत हों, तो मैं कबीर साहब को पढ़ाऊँ। हुँ, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, हुँ, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए, तो सारा हुँ, मुस्लिम समुदाय मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, सही बात है, कि सही उनकी बात। भावनाएँ आहत होंगी। हाँ, या फिर बाबा साहब ने कबीर जितनी साहब ने चीज़ें कहा लिखी, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, उनके बखिया उधेड़ी, उसको सरकारें छाप रही हैं, अगर उनका ज़िक्र किया जाए तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो इस पूरे अब मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? यूनिवर्सिटीज़ के जो हालात बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं? और इससे जो एजुकेशन सिस्टम है और विश्वविद्यालय
के भीतर का जो माहौल है, उसको कितना खतरा है? और जो लोग बातें कर रहे हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उन पे जो हमला किया जा रहा है, वो कितनी चिंता की अशोक जी, ये सीधे तौर पर हुँ, दलितों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म कर रहा है। हुँ, और इंस्टीट्यूशंस में जो हो रहा है, आपने हुँ, शुरू में ही उसका ज़िक्र किया। हुँ, रोहित वेमुला का केस हम सबके सामने है। हुँ, उसके बाद जेएनयू को कैसे ध्वस्त किया गया। हुँ, उसके बाद और जो तमाम विश्वविद्यालय हैं, उनको टारगेट किया गया। अगर हुँ, आप इसकी थोड़ा पृष्ठभूमि पर जाइएगा, जी, दलितों को तो एक आरक्षण मिला हुआ था और उससे उनकी संख्या कम थी, विश्वविद्यालय में धीरे-धीरे बहुत पहुँच रहे थे। हुँ, लेकिन 2005 में जो ओबीसी को आरक्षण मिला और उसके बाद जो नई खेप आती है विश्वविद्यालयों में, हुँ, उससे क्या है कि वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, वो बदलता है। बदलता है। समस्या यहाँ होती है कि आप दलित और पिछड़े अध्यापक आ रहे हैं, हुँ, जो दलित पिछड़े विद्यार्थियों हुँ, की खेप जिस तरह से आ रही है हुँ, और वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, ज्योतिबा फूले की बात कर रहे हैं, पेरियार की बात कर रहे हैं। तो हुँ, ये जो अपने आइकॉन्स को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के जो बातें हो रही हैं, वैज्ञानिक चेतना की जो बात हो रही है, हुँ, तो उसको लेकर के समस्या है कि साहब नहीं, आपको तो पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं है। हुँ, आपको तो वही रहना है, जहाँ हम चाहते हैं। अगर आप बगल में बैठेंगे हमारी कुर्सी पर, हुँ, आप पढ़ाएँगे हुँ, या आप पढ़ कर के नौकरी हासिल करेंगे, हुँ, आपको तो रहना वही है। डुगडुगी पीटी जा रही है ना इसी उत्तर प्रदेश में। हुँ, हुँ, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा हुँ, कि कौन अगर खेत में जाएगा प्रधान के तो कितने जूते मारे जाएँगे। हुँ, तो ये स्थितियाँ बना दी गई हैं और सीधे तौर पर ये वही लोग हैं जिसके प्रति चेताया था बाबा साहब ने 1940 में हुँ, कि इस देश में अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, तो हुँ, ये सबसे बड़ी आपदा होगी। हुँ, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो ये तो वही हिंदुत्ववादी लोग हैं जो हुँ, दलितों को, पिछड़ों को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं, अशिक्षित बना करके रखना हुँ, चाहते हैं हुँ, और मैं तो मुझे तो लगता है कि ये हो क्या रहा है? हुँ, क्या ये मेरा देश नहीं है? क्या हुँ, आप मेरे गले में पट्टा बाँध देना चाहते हैं? हुँ, मेरे मेरे ऊपर आप पट्टी लगा देना चाहते हैं कि मैं हुँ, अपने हकों की बात ना करूँ? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ अगर मैं सुना दूँ तो फिर क्या होगा? हुँ, जितवा फुले साहब को मैं अगर कोट कर दूँ तो क्या होगा? हुँ, पेरियार साहब को कोट कर दूँ तो क्या होगा? ये हुँ, आप करना क्या चाहते हैं? हुँ, विश्वविद्यालयों को डिस्कोर्स का स्थान रहना चाहिए कि इस तरह का अड्डा आप बना देना चाहते हैं, जी, जी। कि जहाँ पढ़ाई-लिखाई के अलावा इनको दिक्कत है दलित पिछड़ों की पढ़ाई-लिखाई से। कितनी खतरनाक है यह स्थिति? ये बेहद खतरनाक है। मुझे बार-बार बाबा साहब याद आते हैं। हुँ, ये इतने अच्छा खतरनाक है कि ये उसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं जो 3000 साल पहले देश था। तो सर विश्वविद्यालय के भीतर का क्या माहौल है? क्या आपके साथ और प्रॉक्टर ऑफिस, यूनिवर्सिटी प्रशासन या फिर और जो साथी शिक्षक हैं, वो आपके साथ खड़े हैं कि हाँ, आपने जो बात की भाई वो किताबों के आधार पे की, इतिहास के आधार पे की या फिर वो भी 2 खेमों में बँटे हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, अशोक जी एक प्रोफ़ेसर विभूति राय हैं हमारे यहाँ। हुँ, उनका तो आलम ये है कि उन्होंने वही काटा हुआ वीडियो हुँ, लूटा ग्रुप पर डाला जो हमारा टीचर्स एसोसिएशन का है और हुँ, उसमें लिखा कि ऐसे प्रोफ़ेसर को जुतियाइए, हुँ, प्रोफ़ेसर विभूति राय। हुँ। मतलब कहीं न कहीं आप छात्रों नाम को से समझ उकसाया सकते हैं कि वो क्या हाँ, कर रहे हैं। कहीं न कहीं उकसाया गया उकसाया, छात्रों को। ऐसे प्रोफ़ेसर्स ने भी छात्रों को उकसाया। हुँ, और विश्वविद्यालय प्रशासन की जो भूमिका है, कल मुझे नोटिस जारी हो गया है। हुँ, ये जाँच अभी तक नहीं हुई है कि कौन छात्र थे, कौन नहीं थे और उन्होंने ये काम क्यों किया? ये सवाल हुँ, नहीं आया। हुँ। आपको प्रोटेस्ट करने का राइट है, या फिर लेकिन आपने जो आपकी भाषा क्या होगी? या फिर आपने जो कहा वो पूरी बात वो तो पब्लिक डोमेन में है ना, उसको भी नहीं देखा गया। पब्लिक डोमेन में है और मैं 11 बजे हुँ, के शायद पहले थोड़ा मैं अपना स्पष्टीकरण भेज चुका था। हुँ। मैंने सारी सूचना व्हाट्सएप पर अपने प्रोक्टर को दे दी थी कि इस इसके तरह की बाद रात में मुझे थ्रेट हुआ है। इसके बावजूद आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा, कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, इसके बाद मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है हुँ, और हम जानते हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय में हुँ, बगैर प्रशासन की अनुमति के एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। हुँ, तो ये क्या है? ये हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं? हुँ। तो सर मुझे ताज्जुब हसनगंज इस बात का है जी, जी, जी। जी, कि जो दलित पिछड़े अध्यापक हैं, हुँ। उनमें भी हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की। वो उनको लगता है शायद अगला टारगेट मैं हो सकता नहीं हूँ। वो एसोसिएशन होती है एक एससी-एसटी, ओबीसी टीचरों का, वो लोग क्या आपके एसोसिएशन साथ ने हैं? अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है, कोई हुँ, स्टैंड नहीं है। आज भी मैंने उनको मैसेज किया है महामंत्री को और अध्यक्ष को,
लेकिन क्या जवाब आता है? कितने शिक्षक हैं वहां पे रिजर्व कैटेगरी? मेरे हिसाब से लखनऊ यूनिवर्सिटी में जी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 200-250 से कम नहीं होंगे, हो सकता है और ज्यादा ही इसमें हो। इसमें अभी तक कोई भी आपके साथ नहीं आया है, सीधे तौर पे खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, सीधे तौर पर कोई अभी नहीं खड़ा है। हम्म। और ये मामला हसनगंज थाने का है, आपने वहां पे जब बात की, जी, एसएचओ कौन है वहां का? एसओचओ वहां पे अशोक सोनकर हैं। जी। और मैंने उनसे बात की है, तो हम्म। वही वो भी कहते हैं कि हाँ, मैं कोशिश करूंगा। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से मिला, उन्होंने भी कहा कि हाँ, एफआईआर के लिए कोशिश करूंगा। तो आश्वासन ही मिल रहा है, अभी तक तो दर्ज हुई लेकिन नहीं है। लेकिन जब पुलिस कमिश्नर यह कहे कि वह एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? बेशक ये सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी साजिश है, हम्म। और इसको बड़े पैमाने पर आप देखिए कि हम्म। पूरे देश में हो रहा है, कोई अकेला लखनऊ यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है। तो आपका अगला, आपको जो नोटिस मिला है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? आपकी रणनीति क्या है और आप किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ेंगे? और आप समाज से और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, खास तौर पे मैं कैटेगरी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कैटेगरी के साथ साथ और भी तमाम लोग होते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, मेरी उम्मीद यही है कि वो आए, साथ खड़े हों पहले, और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे सीधे पक्ष में आ जाएं, लेकिन कम से कम आप न्याय के लिए तो खड़े हो सकते हैं। न्याय के लिए खड़े हों। एक अगर अध्यापक मैं पर इस तरह गलत से नहीं हमला हूँ, हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो कम से कम प्रोटेक्ट तो करिए। मैं तो कह रहा हूं कि कम से कम आप कैंपस की मर्यादा के लिए ही खड़े हो जाइए। हम्म। गोली मारो सालों को, जूते मारो, ये अगर कैंपस में होगा तो वो आप कैसे पढ़ाएंगे? हम्म। सवाल कैंपस का है। और हम्म। इसमें आपने ठीक कहा कि किसी भी कैटेगरी का मामला नहीं है, ये तो सारे अध्यापकों के लिए है। तो तो क्या उनको आपको इस लेके माहौल के लिए तो खड़ा होना चाहिए। क्या आपको लेके पहले से ही माहौल बनता रहा है? क्योंकि आप आमतौर पे वापस आपकी बात करते हैं तमाम मंचों से और न्याय की बात करते हैं, इसको लेके भी कहीं ना कहीं पहले से लोगों के निशाने पर रहे हैं क्या? और ये शायद मौका मिला है जिसकी वजह से लोग आपके पीछे पड़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। पहले भी, मतलब आज नहीं, 2-4 साल से ही जी। कई बार फ़ोन, कई बार और फ़ेसबुक अगर आप देखें तो कितनी गालियाँ लिखी जाती हैं। मैं तो उनको शुरू में देखता था, फिर तो इग्नोर ही करने लगा। हम्म। तो ये तो थ्रेट बराबर रहा है। 2-3 बार पहले भी विद्यार्थी आए हैं, लेकिन कभी इस तरह से नहीं आए हैं। हम्म। पहले आए भी कि आपने क्या बोला, क्या लिखा, तो मैंने कहा आओ हम लोग संवाद करते हैं, और मैं जानता हूँ संवाद-वंवाद वो करना नहीं चाहते। हम्म। उनको तो केवल है डरा करके खामोश कर देना। हम्म। तो उसके बाद अरे नहीं, हम तो आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये पहले भी हुआ है, हम्म। लेकिन पहले इस तरह की घटना नहीं हुई है। हम्म। ये शायद वो है जिसको सत्ता का नशा कहते हैं, कि जब आप ये मान लें कि इस देश पर हमने कब्जा कर लिया है हम्म। और उसके बाद हमें इनको गुलाम बना करके रखना है। जब हम्म। ये मानसिकता हो जाए, हम्म। तो फिर ये सारी चीजें जी। शुरू हो गई। जी, रविकांत जी बहुत-बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे ये संवाद नहीं, खामोश करना चाहते हैं और अपनी तमाम ताकत, सत्ता का नशा हो या फिर उनके पीछे खड़े हुए लोग हों, जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हों, उनके बूते ये लोग लगातार रविकांत जी जैसी आवाज़ों को खामोश करना चाहते हैं, उन्हें डराना चाहते हैं। और इन तमाम इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पूरा वीडियो जो रविकांत जी ने बोला रेफरेंस के साथ, वो जब सबके सामने है, उसको क्यों नहीं देखा जा रहा? जो कार्ड के परोसा गया पार्ट है वीडियो का, जो विवादित हिस्सा है, उसे ही क्यों कहा जा रहा है? इस पे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन जो है, जो हसनपुर थाना है, वो आखिर किसके इशारे पे काम कर रही है? या फिर जो लखनऊ का जो पूरा पुलिस महकमा है, उसको आखिर कहाँ से आदेश मिला है कि रविकांत जी के खिलाफ इस तरीके से बात की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और एक बड़ा सवाल रिजर्व कैटेगरी के शिक्षकों के ऊपर भी है कि जिस तरीके से उन्होंने तकरीबन 2 दिन बाद भी खामोशी अख्तियार कर रखी है, सामने नहीं आए हैं खुल के अपने समाज के शिक्षक के साथ, जो कि सही है। अगर कोई गलत होता है तो ठीक है, उसके पक्ष में ना आया जाए। लेकिन अगर कोई आदमी सही बात करता है, रेफरेंस के साथ बात करता है शिक्षक, उसके साथ भी नहीं आना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है इस समाज के ऊपर भी। क्योंकि आज एक कहावत है कि अगर आज आप खामोश रहें तो कल आपकी बारी आएगी। तो जो जिस तरीके से बटे हुए लोग हैं,
हम उम्मीद करते हैं कि हसनपुर थाने की पुलिस भी इस मामले में उचित न्याय का पक्ष लेगी, न्याय दिलवाएगी रविकांत जी को। साथ ही जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, उसके शिक्षक भी अगर रविकांत जी सही हैं, तो उनकी बातों को सुनेगी, उनके साथ खड़ी होगी। वरना ये तमाम जो ताकतें हैं, ये जो ताजमहल को मंदिर बनाने पे तुली हुई हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तक लगाई है, इस तरह की जो ताकतें हैं, वो बढ़ती जाएँगी और उनका हौसला मजबूत होता जाएगा। रविकांत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इस मामले में लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और जो भी होगा आप हमसे साझा करिएगा और ये मुद्दा हम लगातार उठाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार। तो देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। जय